चलो किधर थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे करा। हाँ ऐसे आपका फेस कवर होगा। हाँ अरे भैया हाथ में आप भी ले लीजिए हाथ में। डायरेक्टर हैं हाँ आप ही के पीछे ये गलत इसलिए है कि ना मैंने काजल को बनाया है और ना ही पवन भैया ने बनाया है। सर हमें बनाने वाले तो हमारी ऑडियंस है, तो हम किसी को कैसे बना सकते हैं? क्या पवन भैया काजल के बाद उसके बाद किसी हीरोइन के साथ काम नहीं किए? ये ना तो उन लोगों को क्यों नहीं बना दिए? अगर उनके अंदर ये पावर है तो फिर उसके बाद किसी लड़की को क्यों नहीं बना दिए भाई? मेरे अंदर लगा है, कोई कहे कि मैंने काजल को बनाया है तो मेरे अंदर उसके बाद पावर खत्म हो गया। सिर्फ काजल के लिए पावर था मेरा कि मैं काजल को बड़ा बना दूं। ऐसा नहीं है, काजल की अपनी मेहनत है। काजल ये भूल गई कि काजल को ऑडियंस ने बनाया है और आज भी चलेंगी वो तो ऑडियंस की बदौलत चलेंगी। चाहे मैं भी चलूंगा तो ऑडियंस की बदौलत चलूंगा। मैं पहुंच की बदौलत मैं नहीं चलने वाला, मेरे बदौलत कौन भी नहीं चलने वाला। आज कंपनी से लेकर एक न्यूज रिपोर्टर से लेकर एक आर्टिस्ट तक सब लोग ऑडियंस की बदौलत चलते हैं। और मैं काजल को बनाने वाला कौन होता हूँ और पवन सिंह काजल को बनाने वाले कौन होते हैं? हम खुद की अस्तित्व बचा ले तो बहुत है सर, हम किसी और को क्या बनाएंगे? अगर हमारे अंदर क्षमता होती तो हमारा भाई सबसे बड़ा स्टार होता। बिल्कुल। हाँ, हमारी कोई अपनी जानने वाली लड़की हीरोइन हो जाती, बहुत बड़ी स्टार हो जाती। हमारे बस में नहीं। इसमें काजल का मेहनत है कि काजल जी ने बहुत अपने अलग दर्जा पे मेहनत की, अलग लेवल पे मेहनत किया। उन्होंने खुद पे काम की और ऑडियंस के दिल में अपनी छवि बना ली। तो ये बताइए, मेरे कहने का मतलब कि छलकता से ही उनकी अस्तित्व बनी। अगर आपके क्या बोलते हैं, चिकन सामान से ही बना, जिस हिसाब से आप मुझे बोल रहे हो, तो ये बताइए उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कोई हाथ नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल। गाना कौन बनाया? म्यूजिक डायरेक्टर। बिल्कुल। साइन आपको किसने किया? वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर ने वो सोचा, उस सिनेमा को सोचा। हम कैसे भूल जाते हैं कि हमारा योगदान है सब कुछ, हम कैसे बोल देते हैं? नहीं, मैंने काजल जी को नहीं बनाया और शायद पवन जी ने भी नहीं बनाया। नहीं तो काजल के बाद भी तो मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ काम किया। मैंने किसी को उतना बड़ा नाम कैसे क्यों नहीं दे दिया? मेरे बस में अगर होता तो मैं और लड़कियों को भी बड़ा नाम दे देता ना। पवन जी भी उनके बाद बहुत सारे लड़कियों के साथ काम किए, उनका स्थान वो काजल की तरह क्यों नहीं बना? तो इसमें किसी का योगदान नहीं सर, ना मेरा है, ना पवन भैया का है, और ना ही किसी कंपनी मालिक का है। कहीं ना कहीं काजल का मेहनत और सबसे बड़ा योगदान देखा जाए तो वो जनता का है। ये अगर उन्होंने वर्ड बोला है कि वो पवन जी के बदौलत इस मार्केट में है तो ये गलत है। इसलिए क्योंकि जनता अगर जिस दिन चाह देगी मेरा अस्तित्व खत्म कर देगी सर, पवन सिंह के अस्तित्व खत्म कर देगी, दिनेश लाल यादव के अस्तित्व खत्म कर देगी। अपने आप को हम स्टार बोल देना तो तुम अपने आप में बनो भाई, हम तुम्हें देखेंगे नहीं, तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। तो ये अगर बात है तो गलत है। काजल को सॉरी बोलना चाहिए लोगों से कि वो उनकी अस्तित्व है तो सिर्फ जनता के बदौलत। जनता नहीं चाहेगी तो हम आपको स्टार नहीं बना सकते। और सच में मेरा कोई योगदान काजल को बनाने में नहीं है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि काजल की मेहनत और जनता का प्यार, यही दो चीजें हैं जो आपको दुनिया से जोड़ देती हैं। कोई स्टार किसी को नहीं बनाता है ना समझे। तो मैं भी 7 भाई से सबसे छोटा हूँ, सारे भाई हीरो हो जाते मेरे, तो मैं अपने भाई तक को तो बना ही नहीं पाया, तो मैं किसी और को कैसे बना सकता? ठीक है। खेसारी लाल यादव आने वाले वक्त में काजल राघवानी के साथ फिल्में करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और एक अच्छी आर्टिस्ट के साथ घर में जब मैं ऑटो से उतरता हूँ तो 15 लोग पीछे पीछे भागते हैं कि सारे भी एक फोटो दे दो भैया, एक फोटो दे दो। तो हमारी पहचान महंगी गाड़ियों से नहीं, जिनके पास महंगी गाड़ियां हो मेरे से आगे हैं। अगर गाड़ियों से आगे होना होता तो मुझे लगता है कि अनिल अंबानी का बेटा सब चार्टर्ड फ्लाइट से चलता है, चलता है ना। तो लोगों को लगता है महंगी गाड़ी, मेरे लिए महंगी गाड़ी नहीं, मेरा ऑटो जिंदाबाद यार। मैं तो अपने मोटरसाइकिल उठाता हूँ, मोटरसाइकिल मीरा रोड से उठाता हूँ और ऑफिस में चले आता हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा स्टडम और मेरी जो भी उपलब्धि है मेरे जनता के बदौलत है। मैं ऑटो से उतर रहा हूँ क्योंकि मैं 1 करोड़ गाड़ी से उतर रहा हूँ, ये मायने नहीं रखता। मैं क्या कर रहा हूँ और कितना अच्छा काम कर रहा हूँ वो मायने रखता है सर। और मैं उस पर आज बरकरार हूँ अपने जीवन को लेके। कौन महंगी गाड़ी से आ रहा है तो नहीं चाहिए सर BMW हमको,
अब बताइए BMW ले लिया, कहीं ठोकेगी तो 3 लाख रुपया लगेगा ना सर उसको बनाने में। समझ रहे हैं ना आप? हम फॉर्च्यूनर इसलिए लेते हैं ना कि हम देखिए, हो सकता है जाति से हम थोड़ा सा जादू जी हैं, दिमाग से नहीं हैं, दिमाग से हम दोसर हैं। दिमाग से हम ये हैं कि मान के चलिए फॉर्च्यूनर ठोकेगी आपको 25,000 में फिनिश, 25,000 में फिनिशिंग हो जाएगा उसका। अब हम BMW पर चढ़े हैं, कहीं ठोक दे, पता चला कि भाई 3 लाख रुपया लग गया, तो कम से कम 3 लाख में कम से कम 3 लड़कियों की मैं अच्छी से शादी कर सकता हूँ सर, किसी गरीब का भला कर सकता हूँ। तो मुझे महंगी गाड़ी नहीं, मुझे महंगे लोग नहीं, मुझे वो पसंद हैं जो गरीबी को समझते हैं और जो गरीबों के दिल में रहते हैं। तो ये बात आप लोगों ने सुनी कि हाँ, खेसारी एक लाल और यादव- बात आपने कहा जी मेरे गाने नहीं चल रहे, उस पर आता हूँ हाँ, कि आप छोटे माने कम डांसर लेकर शूट करते हैं, मैंने 10 गो में। अच्छा ये बताइए सर कि लोग खेसारी को देखने आते हैं कि पिछवा नाचने वाले को खेसारी को। आए, तो हम 20 डांसर रखें चाहे 50 डांसर रखें, क्या फ़र्क पड़ता है? हम 5 गो में सुपर स्टार बन गए हैं, 5 गो में हम हिट पे हिट दे रहे हैं। हाँ, हमारे गाने का मतलब कि हमारा मेहनत और हमारी लगन, हमारी शब्द, हमारा म्यूजिक, सबका योगदान होता है। आप 200 डांसर लेकर शूट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस को सर, वो दिखेगा। आप दुनिया के सबसे बड़े डांसर के साथ शूट कर लीजिए, आपके गाने में अगर दम नहीं है, आपके गाने में जान नहीं है, आपकी गायकी में वो बात नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो गाना सुपरहिट हो जाएगा। हमारे यहाँ शब्द चलते हैं, हमारे यहाँ बातें चलती है, हमारे यहाँ लोगों के बीच की चीज़ है। तो मैं ऐसा चीज़ भी नहीं उठाता कि हम 200 डांसर के साथ शूट कर ले और हमारा कोई अस्तित्व ही ना हो, तो कोई मतलब नहीं है। आप अच्छे शब्द गाइए, आप अकेला खड़ा हो जाइए। एक गाना है मेरा कि जैयाई बारात तो डोली में गोली मार दे, बिल्कुल। कितना मिलियन होगा सुनो? 100 मिलियन प्लस होगा। 100 मिलियन प्लस। हम खड़ा होकर खाली दोहा कतर में ऐसे ही गा के शूट कर दिए। तो उस गाने में बात थी, उस म्यूजिक में बात थी, उस राइटर में बात थी, तो वो गाना 100 मिलियन से ऊपर है। और एक जगह नहीं, 2-3 जगह है। तो मेरे गाने का मतलब कि जब गाने में बात होना तो सर लोग वहाँ वो गाने पे इंजॉय करते हैं। खेसारी तो एक सूत्रधार है, वो तो खेसारी को समझते हैं मेरा बेटा यार काम कर रहा है, इसको देख लो। वो सारी चीज़ें तो महंगी गाड़ी और दूसरा डांसर ना चाहिए हमारा चाहिए हमारे भोजपुरी जियत रहो। हम पुअर आदमी है भाई, गरीब आदमी है, हम गरीब को दूसरा नटबे ना करी है, जब मोबाइल फाट जाए दूसरा डांसर सर कहाँ भरिएगा, मोबाइल में आटेंगे ब्लास्ट हो जाएगा वो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि 5 आदमी घुस जाएगा ठीक से, 5 आदमी का फ्रेमिंग बनाकर अच्छा काम करिए। 200 डांसर लोग यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमारा सिनेमा ग्रोथ कर रहा है, हमारा गाने ग्रोथ कर रहे हैं। बट मेरे कहने का मतलब कि डांसर से ज़्यादा अगर हम लिरिक्स पे और गायकी पे और अपने चीज़ों पे ध्यान दें तो ज़्यादा वो बेटर है। तो आप लोगों ने सुना कि क्या मैं क्या बोला कि लिट्टी चोखा हमारी जीवन है, थी और रहेगी। और मुझे पता है कि लिट्टी चोखा जो डिश है यानी भोजन, ये यूपी, बिहार, झारखंड, अगर बिहार की भाषा इस भाषा के जितने भी लोग हैं उनके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत डिश है। ये दुनिया के खूबसूरत भोजन है, जो कि इसके बिना हमें लगता है कि हमारी गरीबी दूर नहीं होती है, क्योंकि यही कैसा है जो सस्ता मिल जाता है और हमें बड़ा आनंद देता है। और इसी लिट्टी चोखा को हम लोगों ने, और मेरे जीवन की तो सबसे अनमोल भोजन है ये। हमेशा मैं मेवा छोड़ दूँ लेकिन लिट्टी चोखा खाना नहीं छोड़ सकता। तो और बस एक मैसेज है कि अगर इंजीनियर बेटा आप अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ किसान भी बनाइए, ताकि उसकी खुशबू पूरे देश में घूमे। बस यही मैसेज। क्या जो आप लिट्टी चोखा बेचते थे, आपने तो असल जिंदगी में भी लिट्टी चोखा बेचा है, क्या वही कहानी खेसारी लाल की है जिसने एक फिल्म का रूप लिया है और वो पर्दे पर आने वाली है? कुछ है, थोड़ा बहुत है, लेकिन हमारी मुद्दा लिट्टी चोखा सिर्फ एक खेसारी की कहानी नहीं है। मुझे लगता है कि पूरी हिंदुस्तान की कहानी है। सिर्फ एक खेसारी ऐसा थोड़ी है जो अब्दुल कलाम है जो अपने जीवन में कभी न शादी किया न ब्याह किया, इसका संसार नहीं है। मैं इतिहास नहीं हूँ, मैं एक इतिहास का पन्ना हूँ। मैंने कोशिश की इस कैरेक्टर को निभाने की, और ये दर्द सिर्फ खेसारी लाल यादव का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दर्द है आज किसानों पे जो चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है ये सिनेमा देखने के बाद लोगों को ज़रूर समझ में आएगा कि हमें अपनी खेती और अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़ना चाहिए। खेसारी जी, किसानों के बारे में आपने कहा कि किसानों के साथ जो हो रहा है पूरे हिंदुस्तान का दर्द है। खेसारी लाल यादव क्या कहते हैं जो कुछ भी किसानों के साथ हो रहा है आज किसान धरने पर है, सरकारें सुन रही हैं? मैं आनंद जी आपको क्या बताऊं कि मेरे जीवन में डॉक्टर नहीं रहेगा तो शायद मैं जी सकता हूं।
मास्टर नहीं रहेगा तो मुझे शिक्षा मिले या ना मिले, समाज से अनुभव मिल सकती है, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन समाज के अनुभव से आज चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमारे पास भोजन का व्यवस्था ना हो तो शायद हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हम इंजीनियर क्या बन पाएंगे, हम डॉक्टर क्या बन पाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है। किसान हमारे जीवन के सबसे अनमोल, जय जवान जय किसान, ये जवान और किसान ना हो, विज्ञान ना हो तो शायद हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है, और हम उन्हीं के ऊपर अत्याचार करें। ये मैं सरकार से अपील करूँगा कि प्लीज़ जो भी समस्या हमारे किसानों की है उनके लिए आप ज़रूर करें। प्रदीप सर, कैसे शुरू हुई ये फिल्म कि भाई लिट्टी चोखा एक फिल्म बनाई जाए, खेसारी लाल यादव ही उसमें कास्ट किया जाए, पराग पाटिल सर उसे डायरेक्ट करें, ये कैसे शुरू हुआ? ये एक्चुअली ये प्रोजेक्ट पराग पाटिल जी मेरे पास लेके आए थे जी। तो उस समय ये प्राइम बेस पे था, और फिर हम लोगों ने सोचा कि आखिर ये किसके साथ किया जाए। तो हमारे खेसारी जी लिट्टी चोखा से जुड़े हुए, सबको पता है दुनिया में एक एक लोगों को, तो हमने उसी समय माइंड मेकअप कर लिया था कि ये जो फिल्म बनेगी वो खेसारी जी के साथ बनेगी और वही इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हमने खेसारी जी को साइन किया, फिर बातें आगे बढ़ती चली गई और फिल्म बनाया हमने, बहुत मेहनत की। टाइटल किसकी खोज है बेसिकली, लिट्टी चोखा? लिट्टी चोखा टाइटल बेसिकली पराग पाटिल जी ने ही मेरे को सुझाया था, जिसको मैंने हाथों हाथ रजिस्टर्ड किया। और मज़े की बात कि जब मैं रजिस्टर्ड कराने गया तो पता चला हिंदी में ये टाइटल रजिस्टर्ड है, अच्छा। भोजपुरी में मैंने कराया। आपको आश्चर्य होगा, आप जाके आप पूछना एसोसिएशन में। आप लिट्टी चोखा को मामूली समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हिंदी में रजिस्टर्ड, वो मेरे को नहीं मिला, भोजपुरी बोला, खट से दे दिया। तो ये ऐसे ये फिल्म का टाइटल ओके हुआ। सर, फिल्म जैसी बनी है, लगभग बनकर तैयार है, जैसी आप बनाना चाहते हो वैसी ही बनी है? सर, फिल्म बहुत अच्छी बनी है और जो हमने सोचा था। और एज ए प्रोड्यूसर मेरे को क्या चाहिए, लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो वो बोलेंगे पैसा चाहिए, लेकिन मैं क्या फील करता हूं कि 120 लोगों की यूनिट शांतिपूर्ण तरीके से काम करके निकल जाए, और हमारे जो मेन आर्टिस्ट हैं वो इतना सुकून रहता है माइंड में, हम लोग पीसफुल रहते हैं इनके रहने से। कारण क्या है कि प्रोडक्शन है, बहुत सी चीज़ों में ऊंच नीच होती है, कभी ये नहीं मिला, कभी इनकी सुविधा की कोई चीज़ हम इकट्ठी नहीं कर पाए। ये ऐसे शख्स हैं कि खुद कर लेते हैं और उसका एक पैसा भी प्रोडक्शन से चार्ज नहीं करते। अभी मज़े की बात बताता हूँ, लिट्टी चोखा में वहाँ पर हमारे बड़े भाई ये पदम सिंह है, इन्हीं की सारी व्यवस्था थी, लेकिन संजोग ऐसे कि जो अच्छे होटल हैं वहाँ पर वो नॉन वेज अलाउ नहीं, नॉन वेज नहीं मिल पा रहा था। तो 2-4 दिन तो चला कि क्यों नहीं बन रहा, फिर इनको समझ में आया, बिना मेरे को बताया डेली कम से कम 20 लोग के लिए नॉनवेज बनवाते थे सेट पर और खिलाते थे, 5 पैसा नहीं लिया। तो मैं बोलता हूँ इनके जैसा आदमी मतलब फील्ड में जो करते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन प्रोड्यूसर के साथ क्या बिहेव करते हैं, प्रोड्यूसर को यही सुकून चाहिए। पैसा तो बाद में आएगा, ये है तो आता ही रहेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन बीइंग ए प्रोड्यूसर ऐसा स्टार, ऐसा कलाकार सबको चाहिए। वाह, बड़ी बात, सच में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। पदम सर, आप जरा बताइए क्या एक्सपीरियंस था फिल्म के साथ, खेसारी भाई के साथ, पराग सर के साथ? पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कहने के लिए कहा, और हमारे प्रदीप भैया जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया। बुंदेलखंड ऐसी धरती है जहां पर श्री हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान भी है, और दूसरा श्री रामचंद्र जी ने जब उनको अयोध्या का वनवास मिला तो उन्होंने चित्रकूट की भूमिका को ही अपने वनवास के जीवन का स्थायी 11.5 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पर निवास किया। और इस फिल्म के बारे में यही कह सकते हैं कि लॉकडाउन के समय, जबकि मैं 7 महीने तो आया नहीं था, लेकिन प्रदीप भैया और पाटिल साहब, पराग पाटिल जी से लगातार संपर्क में थे कि हमको वहाँ बनानी है। और पराग पाटिल को मैंने कुछ लोकेशन दिखाई तो वो इतने प्रभावित हो गए कि नहीं भैया, मैं आ रहा हूँ और आप मुझे दिखाइए। तो हम वहाँ पहुँचे और पराग भैया ने देखते ही उन्होंने तुरंत कह दिया कि नहीं, फिल्म तो अब लिट्टी चोखा यहीं बनेगी। और उसमें जो मैंने पाया है और जो अभी तक में हम लोग 7-8 फिल्में जो बना चुके हैं, जो भी लोकेशंस होती हैं, तो प्रदीप भैया और मेरा तो आपसी सामंजस्य इतना रहता है कि हाँ, यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति हो तो बिना पूछे कह देते हाँ ओके ही होगी। तो इस तरीके का अगर प्रोड्यूसर का सहयोग मिलता है और हमारे हीरो का सहयोग मिलता है और डायरेक्टर का सहयोग मिलता है और हमारे राइटर का सहयोग मिलता है और डीओपी साहब से तो कंटिन्यू वहीं से फोटोग्राफ्स मैं दिखाता था वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कि भैया ये कैसी लोकेशन रहेगी, तो उनके अनुकूल रहती थी और वो उसको ओके कर देते थे। इस आधार पर ये सबका ताना बाना जो बुना गया कोरोना टाइम पे,
तो लिट्टी चोखा एक बहुत बड़ा विस्फोट होकर निकलेगा और जो सबके दिलों पर राज करेगा, इस तरीके की ये भूमिका और पृष्ठभूमि तैयार की गई है और बांधा जाने के बाद वो अपने आप में एक अनूठी फिल्म बन गई है। प्रिंस भाई, आपको मजा आया? बहुत ज्यादा शूट करते हैं खेसारी भाई, मैंने सुना कंटिन्यू बहुत ज्यादा लंबे शूट करते रहते हैं। सबको नमस्कार। हाँ, हम लोग शूट करते हैं और साल में 8-10 फिल्में करते हैं हम लोग, लेकिन लिट्टी चोखा ऐसी फिल्म है जो दिल से बनी है। ये हम लोग बनाए नहीं है, बन गई है और कमाल की फिल्म बनी है, कमाल की स्टोरी है, सबका मेहनत है और ये फिल्म दिल से बनी है, सबने जान लगा के काम किया इसमें और बहुत मज़ा आया ये फिल्म करके। राकेश जी, नमस्कार। कुछ बोलने के लिए ज़्यादा तो लिट्टी चोखा में है नहीं, क्योंकि भैया ने सब कुछ बोल ही दिया है। लिट्टी चोखा इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बात कर लूँ। ये कॉन्सेप्ट इतना ही है, लिट्टी चोखा जैसा पोषक भोजन ये शायद पिज़्ज़ा और बर्गर और सैंडविच नहीं है ये सब। लेकिन लिट्टी चोखा को आज समाज में कहाँ देखा जाता है? सबसे निचले तबके पे। लिट्टी चोखा गरीबों का भोजन है, ये गरीब है भाई। गरीब है तो हिंदुस्तान है, वो कास्ट है। लिट्टी चोखा है तो हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान पिज़्ज़ा और बर्गर ने मिलकर नहीं बनाया, हिंदुस्तान लिट्टी और चोखा नहीं बनाया है। तो मूल कहानी यही है लिट्टी चोखा की। दलितों को, किसानों को संजो के रखो, अगर वो है तो ये देश है। बस इतनी सी कहानी है लिट्टी चोखा की। प्रवीण जी सर, क्या तैयारियां चल रही है सर फिल्म की रिलीज को लेकर, ग्रैंड रिलीज को लेकर? बेसिकली कोरोना काल के बाद बहुत धूमधाम से रिलीज होगी और बहुत मतलब समझिए कि सारे सिनेमा हॉल में बुकिंग पहले से कर दी गई है। 9 अप्रैल को बिग रिलीज होगी। लिट्टी चोखा सुनकर मैं बिहार से आया हूँ लिट्टी चोखा लेने। बिहार का प्रिय भोजन, मुझे मालूम हुआ कि लिट्टी चोखा बम्बई में है, तो मैं स्पेशली लिट्टी चोखा लेने आ गया। शानदार। मुंबई से लिट्टी चोखा? जी जी, बिल्कुल बिहार जा रहा हूँ। बहुत सही, बहुत सही। प्रवीण जी, बेसिकली बताइए जरा कि जो कहते हैं हम सिनेमा के बारे में कि भाई फिल्मों में ऑडियंस कम आ जा रही है, आप बताइए इस फिल्म से, लिट्टी चोखा से आपको क्या लगता है? क्या उम्मीदें हैं कि भाई ऐसे? हाँ बोलिए। कि भाई इस फिल्म से हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली सिनेमा कितना बेटर हो जाएगा, या ऑडियंस जो कि दूर जा रही थी उसे रिकॉल करने में भी मदद मिलेगी? अभी 4-5 वीक पहले इनकी एक पिक्चर दुल्हन, वही जो पिया मन भाई रिलीज हुई थी, काफ़ी ऑडियंस आ रहे हैं। धीरे धीरे कोरोना का डर खत्म हो रहा है, ऑडियंस घर से निकल रहे हैं, लोग आ रहे हैं और इसमें आएंगे, उस समय तक सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरा धन्यवाद। पराग सर से है। पराग सर,